दोस्तों, हरियाणा में जिस तरह एक जीती हुई बाजी कांग्रेस के हाथ से निकली है, क्या इस हार ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में एक अलार्म बजा दिया है, खतरे की घंटी बजा दिया है। और सच यह है कि क्या महाराष्ट्र में शरद पवार, चाणक्य शरद पवार और उद्धव ठाकरे के कान खड़े कर दिए हैं। दोनों ही नेता महाराष्ट्र के अलर्ट मोड में, पवार और ठाकरे। और क्या हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा के चक्कर में महाराष्ट्र फंस गया है, महाराष्ट्र फंस गया है। और क्या ये बात सही है कि ये जो हार है, एक अप्रत्याशित हार है, इसने समय रहते इंडिया अलायंस और कांग्रेस की आंखें खोल दी हैं और कहीं ना कहीं इस हार में कोई बड़ी जीत छुपी हुई है, बिग विन छुपी हुई है। अब दोस्तों, हरियाणा की हार के पीछे चाहे ईवीएम का खेल हो या कोई और जोड़ तोड़ो, लेकिन सच्चाई यह है कि ये जो हार है, ये टीम राहुल गांधी के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, कांग्रेस की लीडरशिप के लिए एक बड़ा झटका है। और कहीं ना कहीं वक्त पर चेता दिया है राहुल को, प्रियंका को, बड़े बड़े नेताओं को। और उधर इंडिया अलायंस की जितनी भी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की तृणमूल हो, चाहे वो एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उनकी पार्टी डीएमके हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, हर नेता नसीहत दे रहा है राहुल गांधी को, कांग्रेस को। हर नेता कहीं ना कहीं चेता रहा है, वार्निंग दे रहा है कि समझ जाओ, हमें आगे बढ़ना है, कूच करना है, हमें निपटना मोदी और शाह से। संभल के चलिए, नीचे देखिए, दाएं देखिए, बाएं देखिए, ए भाई जरा देख के चलो। अब दोस्तों, एक तरफ हार के गम से कांग्रेस उभर रही है, सदमे से उभर रही है, खासकर राहुल गांधी और उनकी टीम और बाकी जो बड़े नेता हैं, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा। उधर जो साथी हैं, सहयोगी हैं, इंडिया अलायंस के जो दोस्त हैं, वो अपनी सलाह दे रहे हैं। अब राघव चड्ढा साहब हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, केजरीवाल के करीबी हैं, हैंडसम हैं, यंग हैं, ये कविता लिख रहे हैं और इन्होंने 4 लाइनें लिखी हैं। कुछ लाइन मैं सुना रहा हूँ आपको, ट्वीट किया इन्होंने। पैगाम जाहिर तौर पे राहुल गांधी को दिया जा रहा है कि अगर हमारी हसरत का ख्याल रखते तो कुछ और बात होती, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। यानी ये कह रहे थे कि भाई अगर हमें भी 6-7 सीटें दे देते तो हो सकता है इस घड़ी में हम आपको जीत के बहुमत तक ले आते। ये कह रहे हैं, तो हमारा ख्याल रखिएगा आगे चल के, ये राघव चड्ढा कह रहे हैं। राजीव राय साहब हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं, और ये लिखते हैं कि कांग्रेस को माइन इज माइन, व्हाट इज योर्स इज आवर्स। इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। इसका हिंदी में बता दूं कि कांग्रेस को बचना चाहिए इस सोच से कि मेरा तो मेरा है और तुम्हारा भी मेरा है, यानी मिल बांट के रहिए। और ये जो इशारा है, ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, उसकी तरफ इशारा है कि भाई सब कुछ खुद ही ना हड़प लीजिए, मिल बांट के खाइए। ये इनकी सलाह है। साकेत गोखले तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं ये, और ममता बनर्जी के खास हैं। ये कह रहे हैं कि साहब, एरोगेंस, एंटाइटलमेंट, लुकिंग डाउन ऑन रीजनल पार्टीज इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। ये संदेश दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई अहंकार करना, कांग्रेस से कह रहे हैं कि अहंकार करना और क्षेत्रीय दलों की उपेक्षा करना, ये बर्बादी का कारण बन सकता है। तो ज़रा अहंकार छोड़िए, ज़मीन पर आइए, साथ साथ चलिए। यानी जितने भी सलाहकार हैं या जितने भी साथी हैं इंडिया अलायंस के, वो राहुल गांधी से कह रहे हैं कि भाई जो आपकी टीम है, आप तो ठीक हैं, आपके नीचे के जो लोग हैं, इनसे कहिए कि ज़रा ज़मीन देख कर चलें, आगे बढ़ें। अब दोस्तों, मैंने शुरू में कहा था कि हरियाणा की ये जो हार है, अप्रत्याशित हार, एक जीती हुई बाजी हारना, और ये जो हार है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक झटका है, लेकिन मोदी जी के लिए एक बड़ा ऑक्सीजन का काम कर रही है। मोदी और शाह जिस तरह से 4 जून को डाउन थे, ये 4 जून के बाद से अब तक डाउन थे, और कहीं ना कहीं नीतीश और नायडू पीठ पर चढ़े जा रहे थे। तमाम तरह के आप कह सकते हैं प्रेशर्स थे, पुल्स एंड प्रेशर्स थे, और बिल पास नहीं करा पा रहे थे, कानून पास नहीं करा पा रहे थे मोदी जी अपनी ही संसद में, बनाई हुई संसद में। मोदी और शाह के लिए और बीजेपी के काडर के लिए हरियाणा की जीत, जो उन्हें भाग्य से मिली है, किस्मत से मिली है,
अचानक मिली, इसने शाह और मोदी को थोड़ा स्ट्रांग कर दिया। जो कमज़ोर स्थिति थी स्ट्रांग कर दी थी, ये हमें मानना होगा। लेकिन ये टाइमली वार्निंग भी है इंडिया अलायंस के लिए। मैंने कहा ना, यहीं जीत छुपी है कि अगर हरियाणा के तर्ज पर लापरवाही के आलम में अगर महाराष्ट्र भी लड़ते ओवर कॉन्फिडेंस, तो महाराष्ट्र भी जाता। इसलिए एक वार्निंग है, और शरद पवार और उद्धव ठाकरे अब फूक फूक कर कदम रखेंगे। और जो सीट शेयरिंग होगी वो भी बहुत, आप कह सकते हैं, रैशनल होगी, बहुत ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल सीट शेयरिंग होगी। कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर ज़रूर कम हुई है, और उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बार्गेनिंग पावर थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि भाई इंडेक्स डाउन हो गया है कांग्रेस का। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा अलार्म है। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों एक बड़ा अलार्म है, और क्यों ये जीत महाराष्ट्र को कहीं ना कहीं बूस्ट करेगी इंडिया अलायंस को। उसके कुछ कारण मैं बता दूं कि महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा हार के आप झटका बर्दाश्त करते हैं, अगर महाराष्ट्र आप हार जाएं देन यू आर गॉन, फिर रिकवरी बहुत मुश्किल है इंडिया अलायंस के लिए। तो महाराष्ट्र हर सूरत से जीतना, सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद इन टर्म्स ऑफ सीट्स, सबसे अमीर राज्य है, हाईएस्ट जीडीपी है, पैसा ही पैसा है। और मुंबई आर्थिक राजधानी, वो आपके पास आ जाएगा, मुंबई आपके पास आएगी। और मोदी शाह के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा महाराष्ट्र को लूज करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र आज की तारीख में हरियाणा से कहीं ना कहीं संभल रहा है। एक आप कह सकते हैं हरियाणा ने सावधान कर दिया महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र अब आगे क्या करने जा रहा है। और एक चीज़ मैं यहाँ बहुत क्लियर कर दूँ, महाराष्ट्र में एक तरफा फाइट नहीं जो हमें हरियाणा में दिख रही थी। महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर है, क्योंकि पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। हर तरह की स्कीम लाई गई है महाराष्ट्र में, आगे बताऊंगा मैं आपको। हर तरह की स्कीम है, घर पे पैसे जा रहे हैं, किसी को 1500 रुपये मिल रहे हैं, लाडली बहना योजना भी है, बर्तन बांटे जा रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, तमाम इनाम बांटे जा रहे हैं, वजीफे दिए जा रहे हैं, पैसा ही पैसा है, सरकार पैसा ही पैसा बहा रही। तो इसलिए महाराष्ट्र टफ बैटल है, कांटे की टक्कर। क्या होगा, और ये जो हरियाणा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा महाराष्ट्र पर, ये जो डिफीट है इंडिया अलायंस की। दो खास मेहमान हैं, और महाराष्ट्र की दो राजधानियां हैं, एक मुंबई है और एक नागपुर है। दोनों ही राजधानियों से दो धुरंधर रिपोर्टर हैं। मुंबई से हमारे साथ सुधीर सूर्यवंशी जुड़ रहे हैं, और नागपुर से विवेक देशपांडे सुन रहे हैं। इनको सुनिए, राजनीति में आगे क्या होने जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। विवेक जी, मेरा पहला सवाल ये है कि हरियाणा को लग रहा था कि हरियाणा सीधे सीधे झोली में जा रहा है कांग्रेस की, लेकिन हरियाणा जिस तरह से झोली से कांग्रेस की निकलकर मोदी जी के झोले में चला गया, आपको क्या लगता है कि इसने महाराष्ट्र में खतरे की घंटी बजा दी है कांग्रेस के लिए, शरद पवार के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए? और लोग कह रहे हैं कि जब से नतीजा आया है, कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर सबका हाई है महाविकास अघाड़ी में। दीपक जी, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। ये बात सही है कि हरियाणा में जिस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं, किसी को भी अपेक्षा नहीं थी, सबके अनुमान गलत साबित हुए, और वहां पर बीजेपी की एक अप्रत्याशित जीत हो गई। उससे बीजेपी का हौसला बहुत बुलंद हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं। और जो इंडिया अलायंस है, उसके हौसले में थोड़ी सी कमी आई होगी, मतलब थोड़े से नर्वस वो हो गए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात सच है। लेकिन अगर दूसरे एंगल से इसको देखा जाए तो ऐसा है कि ये जो 4 राज्यों के चुनाव है, ये किसी का भी दावा नहीं था कि चारों राज्यों में बीजेपी हारेगी। कहीं ना कहीं तो बीजेपी को जीतना था। 4 में से अगर एक भी कोई ऐसा राज्य जहां वो जीत सकती, तो शायद हरियाणा में वो जीत गए। तो उनका वहां पर जो एक लॉ ऑफ एवरेजेस की अगर हम बात करते हैं, तो 4 में से अगर एक आध जगह वो जीतने वाले थे और हरियाणा में जीत गए, मान लीजिए, तो एक तरह से अच्छा ही हुआ, इसलिए कि अगर वो महाराष्ट्र में जीत जाते, हरियाणा, एक तरह से अच्छा ये हुआ कि अगर देखिए, पांडे जी आप कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की हार महाविकास अघाड़ी के लिए अच्छी है। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं होने दी आपने। पूरी करिए। 4 में से चारों जगह पर बीजेपी हारेगी, ये किसी का अनुमान नहीं था, ये कोई नहीं कह रहा है। तो कोई ना कोई एक तो ऐसा स्टेट होगा जहां पर बीजेपी जीतेगी। अब मान लीजिए कि वो नंबर हरियाणा का लग गया, तो एक तरह से ये अच्छा हुआ कि अगर महाराष्ट्र में जीत जाते, मान लीजिए कि हरियाणा में हार जाते और महाराष्ट्र में जीत जाते बीजेपी, तो फिर ये तो बहुत बड़ा लॉस था इंडिया अलायंस के लिए। हरियाणा एक छोटा स्टेट है, सिर्फ 90 सीटें हैं,
महाराष्ट्र एक 288 सीटें है, महाराष्ट्र एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, इकोनॉमिक कैपिटल है, तो महाराष्ट्र जीतना महाविकास आघाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ एवरेजेस जो है उसमें अगर हरियाणा में ही बीजेपी का पत्ता समझ लीजिए कि आप कट हो गया, लॉ ऑफ एवरेजेस में वो जीत गए वहां पर, तो महाराष्ट्र में एक तरह से महाविकास आघाड़ी के लिए भी एक मौका है। एक वार्निंग भी महाविकास आघाड़ी को मिली है हरियाणा के एंगल से, और वहां पर वो अपने आप को कंसोलिडेट कर सकते थे। मान लीजिए कि हरियाणा में कांग्रेस जीतती तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में थोड़े से कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं और वहां महाराष्ट्र में शायद बीजेपी जीत जाती। समझ गया। विवेक देशपांडे ने कहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती तो हो सकता है कि महाराष्ट्र जो चुनाव होने वाला है ठीक हरियाणा के बाद, आप कह सकते हैं कि किसी भी वक्त घोषणा हो सकती है चुनाव की, चुनाव डिक्लेयर हो सकता है और दिवाली के बाद होगा। इनका यह कहना है कि अगर हरियाणा कांग्रेस जीत जाती तो एक ओवर कॉन्फिडेंस मोड में जा सकती थी, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, और मोदी और शाह को अंडर एस्टिमेट किया जाता, और ऐसे में अगर महाराष्ट्र कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में निकलता तो ये बड़ा डैमेज था, देश की आर्थिक राजधानी जाती, एक हाई जीडीपी स्टेट निकल जाता, और सबसे बड़ी बात है कि मोदी और शाह फिर और चढ़ के बैटिंग करते, ये इनका कहना है। तो एक तरह की वार्निंग है, देश पांडे का कहना है कि वार्निंग मिलना अच्छी बात है अगर हम सावधान हो जाएं। क्या आपको लगता है सुधीर जी कि ये जो वार्निंग है हरियाणा की ये सही है? और शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों के आप संपर्क में रहते हैं, क्या अब ये थोड़ा सा अलर्ट मोड में है, कॉशियस हैं, सावधान हैं? दीपक जी, मैं बिल्कुल विवेक जी के बात से सहमत हूँ, बल्कि मैं आगे ये चीज कहता हूँ। अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कोई जब बुरी चीज, हाँ, कोई बुरी चीज होती है तो उसमें बहुत चीजें अच्छी निकलती है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस की हार होना ये महाविकास आघाड़ी के लिए एक अच्छे संकेत है, उसको बुरी तरह से देखना नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऑब्जर्वेशन भी है, पॉलिटिकल पार्टी जब मैं महाराष्ट्र में देखता हूँ, कांग्रेस ऐसी पार्टी है वो बहुत जल्दी कंप्लेसेंट हो जाती है। लोकसभा के चुनाव के बाद में मेरे एक दो कद्दावर जो लीडर है महाराष्ट्र के, उनसे बात चल रही थी, तो उनका कहना है मोमेंट है उनके फेवर में, लेकिन मैंने उसी टाइम भी उनको बताया था हरियाणा के इलेक्शन के पहले ही कि कांग्रेस इस पार्टी को कंप्लेसेंट हो जाती, कंप्लेसेंट हो गया तो मोमेंटम आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है। और उद्धव ठाकरे भी ये चीज समझ पाएंगे कि जो बीजेपी के साथ लड़ना है तो चीजें आसान नहीं है, तो उनको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, अच्छी तरह से माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी आपकी जीत होगी। तो उससे काफी चीजें ये सीख सकते हैं। इसलिए मैंने जो कहा कि दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द महाविकास आघाड़ी। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, आप कह सकते हैं। ये कह रहे हैं कि साहब अंधेरे में कहीं ना कहीं एक रोशनी जो है वो दिख रही है इनको, हार में जीत दिख रही है, अगर मैं कहूँ इसको सही तरह से। विवेक जी, मेरे प्रोग्राम में अक्सर मैं धुरंधर पत्रकारों को बुलाता रहता हूँ, आप लोग भी धुरंधर है, महारथी हैं, कोई टाइगर हमारे यहाँ आता है, कोई किंग आता है, कोई एम्परर आता है, इस तरह के लोग आते हैं पत्रकार जो। लेकिन मैं देखता हूँ कि जैसे ज्यादातर मैं पत्रकारों से जब बात करता हूँ, जैसे हरियाणा में मैं बात कर रहा था, तो सब लोग कह रहे थे कि साहब एक तरफा मुकाबला है, एक तरफा है, कांग्रेस स्वीप कर रही है। एक बल्कि योगेंद्र जी ने कहा, योगेंद्र यादव ने कहा कि दीपक देखना होगा कि ये कांग्रेस की हवा है या कांग्रेस की सुनामी है या आंधी है। तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं, दर्शक भी कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या महाविकास आघाड़ी की आंधी चल रही है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, या आपको लगता है कि भाई मोदी और शाह मेहनत कर रहे हैं, उनकी लाडली बहना योजना जो है, जो पैसा जा रहा है सीधे नकद महिलाओं को, वो भी कहीं ना कहीं उनके फायदे में है, और एकनाथ शिंदे जो रॉबिन हुड हैं, खूब पैसा कमाते हैं और खूब खर्च करते हैं, जम के लोगों को पैसा देते हैं। अच्छी बात है, कम से कम भ्रष्ट तो सभी हैं, लेकिन कोई अगर किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और कोई अगर मोटा माल खींच रहा है और मोटा माल वापस कर दे रहा है, तो आई थिंक रॉबिन हुड इमेज इज अ गुड इन पॉलिटिक्स, अच्छी चीज है, नॉट बैड। कम से कम स्विस बैंक से अच्छा है कि आप बांट दीजिए। तो एकनाथ शिंदे भी मजबूत खिलाड़ी हैं, मजबूत खिलाड़ी हैं, है ना, और आप कह सकते हैं कि भाई बीजेपी तो मजबूत है ही। तो एक तरफा मुकाबला है या आपको लगता है कि नहीं फाइट है, फाइट है? मैं एक ईमानदारी वाला व्यू चाहता हूं। जी नहीं दीपक जी, एक तरफा तो बिल्कुल नहीं है। मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को एज है,
वो एज इसलिए भी है कि केवल लोकसभा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा या फिर बीजेपी को सेटबैक मिला इसलिए अभी महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में स्थिति अच्छी हो गई, ऐसा नहीं है। महाविकास आघाड़ी की स्थिति पिछले 5 सालों से लगातार अच्छी होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने महाराष्ट्र में की है, जिस तरह का नुकसान महाराष्ट्र के राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन का, सामाजिक जीवन का इन दोनों की इस माफिया तंत्र वाली राजनीति ने किया है महाराष्ट्र में, उसके वजह से एक बहुत बड़ा डिस्कंटेंट महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ है। और ये जो लाडली बहना वाली स्कीम है, उसके अलावा और ये लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, आपके दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। एक बांधकाम कामगार महामंडल है, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक कॉरपोरेशन है, जिसके पैसे से ये लोग, मतलब वो जो योजना है ओरिजिनली वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए है जो ऑन साइट काम करते हैं, उनको पूरा बर्तन का एक पूरा सेट दिया जाता है, प्रेशर कुकर से लेके सारा थालियों तक। वो योजना अभी इन्होंने सबके लिए खुली कर दी है। मतलब वो जो पैसा है वो उस महामंडल का पैसा, और हर एक फैमिली में 5-5 लोग, 5-5, 6-6 लोग फैमिली के हर एक मेंबर को दिया जा रहा है। तो इस तरह से ये जो पैसे बांट रहे हैं, इस तरह से ये जो रेवड़ियां बांट रहे हैं, जिसका उल्लेख नरेंद्र मोदी रेवड़ी करते थे, वो खुले आम बिल्कुल इलीगली ये सब काम हो रहा है। तो ये इलेक्शन जब आएगा तो और भी काम होगा, और भी बांटे जाएंगे। मतलब ये तो सरकारी पैसे बांटे जा रहे हैं, उस समय तो ये अपने पर्सनल तिजोरी में से भी पैसे बांटेंगे। तो ये इसका कहीं ना कहीं एक बुरा असर महाविकास आघाड़ी के प्रोस्पेक्ट पे हो सकता है। जी, नहीं ठीक कह रहे। आपका ये कहना है कि साहब देखिए, एज तो है, थोड़ा माहौल तो है महाविकास आघाड़ी का। एक तरफ शरद पवार है, एक तरफ उद्धव ठाकरे है, कांग्रेस है। लोकसभा में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस ने। तो आपको लगता है कि इस बार भी रन बनेंगे? लेकिन जिस तरह से पैसे बहाए जा रहे हैं, रेवड़ी की जगह मैं तो कहूंगा बर्फी बांटी जा रही है, बर्फी, पिस्ता, बादाम, इतना पैसा दिया जा रहा है। तो इसका भी असर है लोगों में। आपने कहा कामगार है, उनको भी पैसा बांटा रहा है, मतलब सोसाइटी के हर स्ट्राटा में पैसा बांटा जा रहा है। और दूसरा, आपने एक बड़ी बात और कह दी विवेक भाई, कि ये तो सरकारी पैसा है, कि सरकारी पैसे के साथ साथ पर्सनल पैसा, मतलब जो कमाया हुआ नंबर 2 का माल है वो भी बांटा जाएगा, दारू के शक्ल में या नकद पैसे के शक्ल में या लिफाफे के शक्ल में, वो भी होगा। तो पैसे का बोलबाला रहेगा महाराष्ट्र में। लेकिन आपको लगता है कि अगर शरद पवार और उद्धव ठाकरे सदी हुई बल्लेबाजी करते तो फायदा होगा? सुधीर भाई, हम अगर देखें कहीं ना कहीं हिंदुत्व का अंडर करंट, वो हरियाणा में भी अंडर करंट तो हिंदुत्व का था, इसमें इसको जुठलाया नहीं जा सकता। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हिंदुत्व का जो अंडर करंट है। और मोदी जी जब मंगलसूत्र करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, सीधे सीधे आरोप लगा देते कि कांग्रेस जो है ये पाकिस्तान परस्त है, इस तरह की बातें जब करते हैं तो पोलराइजेशन तो होता है। क्या आपको लगता है कि ये जो हिंदू मुस्लिम जब वो करते हैं, ऐसे में उद्धव ठाकरे उसको डाइल्यूट कर सकते? उद्धव ठाकरे क्या उस मामले को, वो जो आग लगाते हैं सांप्रदायिक, उसको बुझा पाने में उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के बेटे, क्या इसमें फायदेमंद हो सकते महाविकास आघाड़ी के लिए? बिल्कुल दीपक जी, देखो, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बीजेपी के लीडर, उनको पता है कि हिंदुत्व का पोलराइजेशन हो गया तो उनको मुनाफा होता है। लेकिन महाराष्ट्र में हिंदुत्व का पोलराइजेशन जैसे काऊ बेल्ट में होता है, उतना एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पे नहीं होता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 2014 हो, 19 हो, खुद के बल पे सत्ता लाने का प्रयास किया, लेकिन 2014 में 120 सीटें वो गिर के 105 हो गई। अभी वो तो उतने भी अभी मेरे ख्याल से वो नाप नहीं रहे कितने सीट आएगी, 100 के नीचे वो भी आंक रहे। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि उद्धव ठाकरे उसको काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास एक बड़ी लेगेसी है बाला साहेब ठाकरे की। उनके जो ग्रैंडफादर है प्रबोधनकार ठाकरे, उनकी हिंदुत्व की वो रिडिफाइन कर सकते हैं हिंदुत्व। जैसे वो कहते हैं कि हृदयत राम एंड हाथाला काम, मीन दिल में राम चाहिए और अपने हाथ को काम चाहिए। और ये भी बात कहते हैं कि उनका जो ब्राह्मणिकल प्रिजन वाला जो हिंदुत्व है वो इनका हिंदुत्व नहीं है, शेंडी जानवर से हिंदुत्व। उनका हिंदुत्व इंक्लूसिव सॉर्ट ऑफ हिंदुत्व है, जो हर समाज का तबका को साथ लेके चलने का हिंदुत्व है। तो बिल्कुल उनका जो ओरेटरी स्पीच है, उनका जो भाषा शैली है, लोगों में जो कनेक्ट है, उससे बिल्कुल काउंटर कर सकते। इसलिए
उनको पार्टी को तोड़ा गया था, इसलिए उनको सत्ते से दूर रखा गया था। उनको पता है कि दो हिंदुत्व वाले पार्टी महाराष्ट्र में रहेगी तो उनका ज्यादा फायदा बीजेपी को नहीं होगा, इसलिए उनको अलग किया गया था। बड़ी बात कही सुधीर सूर्यवंशी जी ने। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की अपनी उपयोगिता है, यूटिलिटी है, क्योंकि मोदी और अमित शाह जिस तरह से एक आग लगाते हैं सांप्रदायिक, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ये तू मैं सब करते हैं, तुष्टीकरण की पार्टी है कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी, यहां तक बीजेपी प्रचार करती, उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर सकते। जो तलवार चलाते हैं मोदी जी, उस तलवार का जवाब उद्धव ठाकरे अपनी हिंदुत्व की तलवार से दे सकते और एक स्पेस दे सकते। इस तलवारबाजी में एक स्पेस शरद पवार और कांग्रेस को मिल सकती कि आप आगे बढ़िए, तो मुसलमान भी आपके साथ में है, हिंदू भी आपसे, हिंदू जो मेजॉरिटी है जो जिसको बीजेपी अपनी तरफ खींचती है उसको भी ला सकते। तो ये कह रहे हैं बैलेंस करने के लिए उद्धव ठाकरे बहुत अच्छी चॉइस है। एक चीज आपसे विवेक जी मैं आखिर में पूछना चाहूंगा, अगर मैं सीधे सीधे कहूं, हालांकि आप उस तरह के पत्रकार हैं जो मेरा जवाब हो सकता है ना दें, अगर मैं कहूं कि जो 288 सीटें हैं विधानसभा की, 288 सीट्स हैं, क्या आपको लगता है कि 150 के आसपास महाविकास अघाड़ी 288 में से 150 सीटों पर है खड़ी, एक सरकार बनाने की स्थिति में है महाविकास अघाड़ी अगर आज इलेक्शन हो जाए? जी नहीं, आज इलेक्शन हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। अगर 15 दिन पहले इलेक्शन हो जाता, ये रेवड़ी बांटने का काम जो है जब शुरू नहीं हुआ था उस समय अगर इलेक्शन होता तो शायद 160 165 भी जीत जाते। लेकिन ये पिछले 15 दिनों में जो इन्होंने पैसे बांटे हैं, बर्तन बांटे हैं, इससे कितना फर्क पड़ता है इसका अंदाजा मुझे नहीं आ सकता। ये लोग समझ में तो आ रही है बात कि ये वोटों के लिए किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो पर्टिकुलरली जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं वो तो इस बात को मतलब इस तरह से भी ले सकते हैं कि चलो ठीक है हमको दे दिया है तो हम बीजेपी को वोट कर देंगे, तो फ्लोटिंग वोटर्स उनके तरफ जा सकते हैं इससे, ऐसा मुझे लगता है। और उसको किस तरह से काउंटर किया जाए, उसके खिलाफ किस तरह की स्ट्रेटेजीज को डिप्लॉय किया जाए, ये मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। विवेक देशपांडे बड़े पुराने पत्रकार है साहब, बरसों से महाराष्ट्र की राजनीति देख रहे हैं और नागपुर में बैठे हैं जहां आरएसएस का मुख्यालय, तो ये कह रहे हैं कि साहब अगर 15 दिन पहले चुनाव होता, वोटिंग हो जाती महाराष्ट्र में, तो हो सकता है कि 165 288 में से 165 पर महाविकास अघाड़ी खड़ी होती, 188 165 यानी सरकार बना रही होती। लेकिन जब से रेवड़ी बांटना शुरू हुआ है, बर्तन बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, इधर दे रहे हैं उधर पैसा दे रहे हैं, नकद पैसा जा रहा है, इससे थोड़ा सा ये कंफ्यूज लगे मुझे विवेक देशपांडे। हो सकता है आगे बताएं। अभी तो ये कह रहे हैं कि मैं 15 दिन पहले की स्थिति बता सकता हूं, अभी तो कांटे की टक्कर। सुधीर जी, आपको लग रहा है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो आप भी 165 से नीचे आएंगे? आपको भी लगता है कि ये जो पैसा बांटा जा रहा है, बर्तन वर्तन बांटे जा रहे हैं, इसका असर पड़ रहा है सोसाइटी पे, वोटर पे? देखो अभी दीपक जी, ये जो आने वाला जो चुनाव है ना, ये महाराष्ट्र के कलेक्टिव कॉन्शियस डिसीजन का चुनाव है। जैसे राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले यहाँ पे कहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को जिन लोगों ने विरोध किया था वही लोग आज बीजेपी आरएसएस में, वही लोगों के साथ में उनका झगड़ा है, उनका अपोजिशन है। यही मेरे ख्याल से यही चीज वो आगे लेके जाएंगे। जैसे विवेक जी ने कहा, ब्राह्मणिज्म प्रिज्म वाला हिंदुत्व और बहुजन छत्रपति शिवाजी महाराज वाला हिंदुत्व, तो उसको कैसे अपोजिशन प्ले आउट करते हैं, इसके ऊपर काफी रेवड़ी को काउंटर बिल्कुल कर सकते हैं वो चीजें, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र का अस्मिता का इमोशनल इशू है और सबसे रेवड़ी से ऊपर वाला सब्जेक्ट वो है। जी, मैं एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा, दोनों से करूंगा, बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक वर्ड का जवाब देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले मैं विवेक जी के पास और उसके बाद में सुधीर जी के पास। सुधीर जी, अगर आज चुनाव होता है, मान लीजिए 3 स्थितियां हैं, क्या बीजेपी को एज है, यानी बीजेपी आगे है, या फिर महाविकास अघाड़ी आगे है, या फिर कांटे की टक्कर है? 3 चीजें, क्या बीजेपी आगे है, महाविकास अघाड़ी आगे है, या कांटे की टक्कर है? 3 में से एक बताइए, एक वर्ड ही चुनना है आपको। मुझे लगता है आज ही ये महाविकास आघाड़ी को है, उसमें कोई दोहरा की बात नहीं, लेकिन टक्कर बिल्कुल होगी। नहीं, एक ही शब्द अब बोलना था। आपने कहा कि आज की तारीख में महाविकास अघाड़ी आगे है, एज है, उसको एज है, ये नहीं कि वो सुपड़ा साफ करी, एज है वो। लेकिन इन्होंने कहा टक्कर है, लेकिन मैंने कहा एक ही शब्द। विवेक जी, क्या
बीजेपी मोदी शाह आगे चल रहे हैं, या फिर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, या कांटे की टक्कर, टफ फाइट है? नहीं, आगे तो अभी भी महाविकास आघाड़ी ही है, थोड़ी सी आगे है, और कांटे की टक्कर निश्चित है। सुधीर जी ने सही कहा कि इंडिया अलायंस लड़ रहा है। एक ही शब्द, एक ही जवाब देना था, ऑब्जेक्टिव एक ही जवाब दीजिए, आगे कांटे की टक्कर। तो थोड़ी सी महाविकास आघाड़ी आज भी है, लेकिन टक्कर तो कांटे की है, मतलब वो कभी भी बैलेंस इधर से उधर बिगड़ सकता है। डिप्लोमेटिक जवाब दिया विवेक देशपांडे ने। उन्होंने कहा कि साहब कांटे की टक्कर भी है, लेकिन महाविकास आघाड़ी आगे भी है। एक चीज और इन्होंने कही आज कि हरियाणा की जो हार है, कहीं ना कहीं इससे फायदा ही हुआ महाराष्ट्र में, क्योंकि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी की टीम अलर्ट हो गई, संभल गई कि भाई संभल के चलना है, जरा जमीन पर भी देखो, ये भाई जरा देख के चलो। ये बोल रहे हैं, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी। ये एक पैगाम हरियाणा ने दिया है। सुधीर जी, थैंक यू सो मच। और जो आपके जो रिच इनपुट थे, आपका ये कहना है कि भाई ये जो पैसा बांटा जा रहा है, रेवड़ी, पिस्ता बादाम, मलाई, और फिर नकद पैसा भी बटेगा, ये जो पैसा बांटा जा रहा है जिसने महाराष्ट्र की तिजोरी खाली कर दी, सबसे हाईएस्ट जीडीपी स्टेट है, जो आर्थिक राजधानी, ये भी गलत हो रहा है। तो आपने एक सवाल कहा, जनता का जमीर, कॉन्शियसनेस, जनता का जमीर, ये भी तय करना होगा। और हम ये भी पूछेंगे अगले राउंड में, जब आपको दोबारा मिलाएंगे, कि क्या गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र जैसी स्थिति भी है। ये हम बाद में कभी फिर पूछेंगे। विवेक जी आप आए, सुधीर जी आप आए, समय आपने निकाला, दोस्तों पर खरी खरी बात रखी और बहुत बैलेंस्ड बोले।